वेलकम टू एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारे हिस्ट्री के इस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे वायसरॉय के बारे में। हमने पढ़ा था कि किन किन वायसरॉय के कार्यकाल के समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं भारत में हुई थी, और वायसरॉय का कार्यकाल कब से कब तक था, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब बातों पर जो है हमने चर्चा की थी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये देखिए मुख्यतः तीन फेज यानी कि तीन कैटेगरी में इसको देखा जाता है। तीन कैटेगरी कौन कौन सी? तो पहली जो थी मॉडरेट फेज, यानी कि नरम पंथियों का समय जो था उसको मॉडरेट फेज कहा जाता था। ये कब से कब कब तक था? तो 1885 से 1905 का जो समय था इसको मॉडरेट फेज कहा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, क्योंकि इसमें जो है नरम दल के द्वारा संचालन किया जा रहा था आईएनसी का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के का। इसके बाद जो समय आता है उसको कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट का फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज। इसमें जो है जो गरम खून के लोग थे, गरम दल के लोग थे, उनका जो है अधिक प्रभाव था कांग्रेस पर। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक, ये जो थे काफी बड़े नेता और खतरनाक नेता माने जाते थे। किसके? तो एक्सट्रीमिस्ट लोगों के, गरम दल जो थी कांग्रेस की उसकी। और इसके बाद जो आता है जो थर्ड फेज था उसको कहा जाता है गांधीयन फेज। गांधीयन फेज मतलब कि जब गांधी जी का आगमन हो जाता है भारत में और गांधी जी कूदते हैं किसमें? तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। सत्याग्रह शुरू करते हैं, दांडी यात्रा करते हैं, चंपारण खेड़ा सत्याग्रह उनके द्वारा किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये तीन फेज होते हैं किसके? तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में तीन फेज है, इसके बारे में आपको जानना है। इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो अगर आपको चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ पर है। इसके अलावा ग्रुप जो है वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। पुराने लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं। लिंक जो है लास्ट लेक्चर का वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, और इसके अलावा लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप जाके हमारे लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसको चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉज क्या क्या थे, क्या कारक थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरू होने के पीछे। तो सबसे पहले देखिए वेस्टर्न एजुकेशन, यानी कि पश्चिमी जो शिक्षा प्रणाली थी उसका लागू करना है। लॉर्ड मैकाले जब भारत आते हैं तो ये भारत में लेके आते हैं वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को। अब वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम क्या था? तो भारत में जो भी यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल आदि थे, तो इनको जो है बंद किया जाने लगा है। जो इसमें जो है भारत में पहले संस्कृत भाषा चलती थी, संस्कृत और हिंदी में जो शिक्षा दी जाती थी उसको बंद कर कर जो है शिक्षा का मोड जो है, जो लैंग्वेज थी एजुकेशन की, उसको इंग्लिश किया जाने लगा। क्यों इंग्लिश किया जाने लगा? तो क्योंकि ईआईसी भारत में ट्रेड करने के विचार से आई थी। स्टार्टिंग में जो है ब्रिटिशर्स का जो कभी भी सपना बोलिए या गोल बोलिए या लक्ष्य बोलिए, वो भारत पर शासन करना कभी नहीं था। वो तो परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, इधर फ्रेंच थे, फ्रेंच से जीतना था, फ्रेंच से युद्ध हुई, कर्नाटिक वॉर्स चले थे, कर्नाटक में लड़ी गई लड़ाइयाँ जिसको कर्नाटिक वॉर्स के नाम से जाना जाता है। तीन हुई थी प्रमुखता, ये हुई इन इसमें जो है फ्रेंच हारे ब्रिटिशर से। फिर पुर्तगालियों को ब्रिटिशर्स ने बुरी तरीके से हराया। डच जो थे उनको तो ऐसा हराया कि डेनिश लोग, कि वो तो अपना सब कुछ बेच बाच कर ही इनको चल गए थे, भारत से भाग गए थे। इसके बाद कई राजाओं से भी इनकी लड़ाई हुई। पलासी, फर्स्ट बैटल ऑफ प्लेसी, बक्सर का युद्ध, ये सब हुआ जिसमें जो है ब्रिटिशर्स ने देखा कि भारत के राजाओं को ये आसानी से हरा सकते हैं। तो इन फिर वही बात हो गई कि अगर जब इनको हरा ही देंगे तो क्यों हम इनको टैक्स दे, ट्रेड करने के लिए, क्योंकि राजाओं को टैक्स देना पड़ता था। तो जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये तो हमसे कमजोर है, इनको हरा कर जब हम पूरे देश को ही अपने अधीन कर सकते हैं तो क्यों नहीं पूरे देश को ही अधीन कर लिया जाए, यहाँ पर शासन ही कर लिया जाए, ट्रेड सिर्फ क्यों किया जाए। तो इसीलिए जो है ब्रिटिशर्स भारत को अपने अधीन कर लेते हैं और गुलाम बना लेते हैं। तो इसमें क्या था, अब लोग तो जो काम कर रहे हैं वो भारतीय थे, अब उनसे इनको करना था कम्युनिकेशन। ब्रिटिशर्स बोलते थे इंग्लिश, यहाँ के लोग बोलते थे हिंदी संस्कृत, तो अब वो उनको आती नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा संस्कृत सीखने से अच्छा है, हिंदी सीखने से अच्छा है कि इन्हीं लोगों को इंग्लिश सिखा दिया जाए। तो इसीलिए जो है मैकाले वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत करते हैं भारत में, इंग्लिश में शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं, और जितने भी कॉलेज थे, स्कूल थी, उनमें जो है इंग्लिश कंपलसरी कर दी गई, और सारी जो
एजुकेशन थी वो इंग्लिश भाषा में होने लगी। तो इसमें क्या था, जब जो रिफॉर्मिस्ट थे भारत के, धार्मिक जो भी आंदोलनकारी थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, एमजी रानाडे हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, राजा राम मोहन राय, इन्होंने देखा कि इससे जो है भारतीय संस्कृति पतन की ओर बढ़ रही है। यहाँ की जो धार्मिक भाषा, जो हमारी एंशियंट लैंग्वेज है, उनका अस्तित्व जो है खतरे में पड़ने लगा। तो इसीलिए जो है उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया, और इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक बड़ा कारण बनकर उभरा वेस्टर्न एजुकेशन प्रोसेस भारत में। इसके बाद जो है एंड ऑफ एंशियंट सोशल ऑर्डर, यानी कि प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का अंत जो है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। देखिए, ब्रिटिशर्स जो है क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो सोचते थे कि जितने ज़्यादा लोगों को वो ईसाई धर्म में परिवर्तित करेंगे, तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ के जो उनके अपने लोग हैं वो तो इनको अपनाएंगे नहीं, क्योंकि धर्म उस वक्त जो है काफ़ी बड़ी बात, आज भी धार्मिक जो मामले होते हैं वो काफ़ी बड़ी बात हो जाते हैं लोगों के बीच में। तो क्योंकि अगर कोई हिंदू या मुस्लिम अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म कबूल कर लेता है, तो उसको जो है उसके अपने लोग जो है वो ठुकरा देंगे, मानेंगे नहीं। तो उसके बाद जो है वो आसानी से ब्रिटिशर्स के बातें मानने लगेंगे, उनके साथ मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो है क्रिश्चियनिटी को जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा था काफी जोरों शोरों पे, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बनकर उभरी इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की। क्यों? क्योंकि इससे जो है भारत की जो परंपरागत जो व्यवस्था थी सामाजिक, उसमें अड़चने आने लगी, उसका अंत होने लगा। तो उसका विरोध भी शुरू हो गया। और हमने शुरू से देखा है इतिहास में कि जब जब विरोध हुआ है, जब जब कोई भी धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप किया गया बाहरियों द्वारा, तब विद्रोह भड़का और काफी खतरनाक सिद्ध हुआ है। इसके बाद जो है अगला कारक जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वो है सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्म। देखिए, सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्म जो है 19वीं सदी में काफी अपने पीक पर था। अब इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण वही क्रिश्चियनिटी का प्रसारण, ईसाई धर्म में परिवर्तन। तो इससे क्या है, सोशल और रिलीजियस जो भी फैक्टर थे वो काफी प्रभावित हुए, और साथ ही साथ ब्रिटिशर जो है भारतीय लोगों की जो धार्मिक विचारधाराएं थी उस पर काफी हस्तक्षेप भी करने लगे थे, जो कि विद्रोह का एक बड़ा कारण बनकर उभरी। फिर जो है पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो है वो काफी खराब थी। जिसमें क्या था, तो भारतीय किसानों से तीन कठिया सिस्टम में कराई जाती थी फार्मिंग। तीन कठिया में क्या है, तो तीन भाग में वो उगाते थे ये लोग कैश क्रॉप्स, यानी कि नील हो गया, इंडिगो, कपास आदि को उगाते थे तीन भागों में, और एक भाग में जो है खाने लायक जो अनाज होते थे उनको उगाते थे। और इसके बाद भी जो है काफी हैवी टैक्स जो है इम्पोज कर दिया जाता था किसानों पे। हालत खराब हो गई, जिससे किसान हैरान परेशान हो गया। खाने के लिए बेचारे के पास पैसे नहीं बचते थे, बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। काफी गरीबी और ऋणग्रस्तता पैदा हो गई थी किसानों के बीच में, जो कि एक काफी बड़ा कारण बन के उभरी भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह का। इसके बाद जो है पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस के ऑफ फार्मर के बाद में ये रिवोल्ट जो हुआ था 1857 में, इसके बारे में जो है एक सेपरेट लेक्चर में मैंने इसको कवर किया है। उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया 1857 की क्रांति के बारे में। तो इसको जो है आप लोग जाके देख लीजिएगा, तो 1857 के बारे की क्रांति के बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी, और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, सबको पता है। लेकिन उस वक्त क्या किया था ब्रिटिशर्स दमनकारियों ने, इसको ऐसा दबाया, इसको ऐसा छुपाया था कि लगभग 20 सालों तक तो लोगों को पता ही नहीं चला था। कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी 1885 में, और 1857 में विद्रोह हुआ था। तो 20 से 30 सालों तक तो किसी को पता ही नहीं था कि ये तो आज़ादी की लड़ाई थी। बस इसको इस तरीके से बताया गया था कि ये एक सिपाही विद्रोह था, सिपाही म्यूटिनी के नाम पर इसको दबा दिया गया था। लोगों को बस इतना पता था कि मेरठ में कुछ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि उनकी सैलरी कम थी ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षा में, और उनको जो है कम सुविधाएं दी जाती थी। इसलिए बैरकपुर में भी सेम कारण के कारण हुआ था, मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह। सबको बस यही पता था। लेकिन क्या होता है, आते हैं बीडी सावरकर। बीडी सावरकर कौन? तो जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया था 1857 की क्रांति को। तो बीडी सावरकर आते हैं, किताब लिखते हैं 1857। तो इस किताब के माध्यम से जो है लोगों में नॉलेज का प्रचार प्रसार होता है, और 1857 के वास्तविक कारक के बारे में उनको पता चलता है, जिससे कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना बढ़ती है, और विद्रोह का उदय होता है। कहाँ पर? तो भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसके अलावा जो है दूसरे देशों में होने वाले नेशनल मूवमेंट का भी भारत पर एक काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। देखिए, ब्रिटिश लोग जो थे लगभग सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। फ्रेंच इनसे परेशान, भारत ने फ्रेंचों को हराया, फिर उधर भी जाके उनके देश में भी कब्जा, अफ्रीका पर भी कब्जा, मतलब जितनी भी
दुनिया में उस वक्त के देश हुआ करते थे जहां जहां समुंदर में ये लोग नाव इनके पास क्योंकि शिप्स थी, उससे ये लोग जहां तक तक पहुंच सकते थे सब जगह पहुंच गए थे कब्जा करने के लिए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसमें चल रहा था जिसमें कि ब्रिटिशर्स को हराकर फ्रेंचों ने भगा दिया था। अमेरिका में भी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखने को मिला था, वहां भी अमेरिका जो है उनकी जीत हो गई थी। तो इससे सारी दुनिया को ये संदेश मिला कि ब्रिटिशर्स कितने भी ताकतवर हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अजय हैं, उनको हराया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण थी। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी फ्रेटर्निटी ये सारी जो है विचारधाराएं ये मैसेज जो है भारत में पहुंचा। इसको बाद में प्रस्तावना में भी इन शब्दों को ऐड किया गया था संविधान जब बना था उसके बाद। तो दूसरे देशों में जो नेशनल मूवमेंट चल रहे थे उससे भी हमारे देश में काफी प्रभाव पड़ा था नेशनल मूवमेंट के उदय के लिए। फिर इसके बाद जो है हमने अभी तक देख लिया क्या क्या, तो क्या कॉज थे क्या कारण थे उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब देखते हैं फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो अभी हमने बात किया था तीन फेज थे, कौन सा? तो पहले मॉडरेट फेज, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज और लास्ट में आता है गांधीयन फेज। महात्मा गांधी का समय, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का समय। किसका टाइम था ये? तो महात्मा गांधी का था। तो सबसे पहले देखिए मॉडरेट फेज जो था तो ये चला था कब? तो 1885 से 1905 तक। 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन कर दिया गया था, ईस्ट बांग्लादेश और बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश तो बाद में बना, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में विभाजित कर दिया गया था बंगाल को। जिससे कि है भारतीयों का हो गया दिमाग खराब कि भाई ये लोग बाहर से आए हैं और हमारे ही देश को मार दे रहे हैं। और सीधा बात बताया तो यह था कि बहुत बड़ा प्रोविंस है, उसको जो है कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही, लेकिन मेन मुद्दा जो था हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाना, डिवाइड एंड रूल के तहत किया गया था बंगाल विभाजन। तो उसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक बाहर आते हैं और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल मिलकर स्थापना कर देते हैं गरम दल का। 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाती है जिसमें कि गरम दल और नरम दल में विभाजित हो जाते हैं कांग्रेस के लोग। तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं मॉडरेट फेज के बारे में। तो 1885 से 1905 तक चली थी जो कार्यकाल था या फिर जो समय था वो था मॉडरेट फेज। उसको मॉडरेट फेज के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस वक्त जो है जो नरम दल के लोग थे उनका कांग्रेस पर ज़्यादा उनकी चलती थी, उनके बात की वैल्यू ज़्यादा थी। अब मॉडरेट क्या थे? तो मॉडरेट वही लोग थे जो चाहते थे डोमिनियन स्टेटस। इन्होंने कभी भी जो है भारत में ब्रिटिशर से पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की थी। ये लोग केवल डोमिनियन स्टेटस चाहते थे कि कानून व्यवस्था में हमें ठीक ठाक जगह मिले, वैल्यू मिले, उसी से ये लोग खुश थे। अब महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे मॉडरेट फेज के? तो गोपाल कृष्ण गोखले, एम जी रनाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण नेता थे। इनके अलावा भी कई लीडर्स हुए हैं लेकिन ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये एम जी रनाडे जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आगे चलकर। और इसके साथ कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग और एम जी रनाडे दोनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर काफी बड़े रिफॉर्मिस्ट थे उस समय। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही विधवा पुनर्विवाह को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा शुरू किया गया था क्या? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और फिर दादा भाई नौरोजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे काफी बनता है एग्जाम में। इनको कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन, काफी बूढ़े व्यक्ति थे इसीलिए जो है ग्रैंड ओल्ड मैन का के नाम से इनको पुकारा जाता था। और कांग्रेस की जो उस वक्त की जो पार्टी थी, जो उनका संगठन था, उसमें इनकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी इनको इज्जत दी जाती थी। इन्होंने महत्वपूर्ण किताब लिखी है एक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसमें जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने बताया कैसे ब्रिटिशर्स भारत से ना केवल धन दौलत बल्कि यहाँ की जो किसान है उनकी जो मेहनताना है वो भी नहीं दे रहे हैं, उनको फसल की काफ़ी कम कीमत दे रहे हैं। यहीं से जो है रॉ मटेरियल लेके जाते हैं ब्रिटेन में, वहाँ से फिनिश गुड्स जो है तैयार उत्पाद लाकर भारत में अधिक दामों पर बेचते हैं। और इस तरीके से हर तरीके से जो भी पॉसिबल तरीका है उससे भारत से जो है
वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, मतलब जो भी यहाँ की धन दौलत है उसको भारत से निकाल कर अपने देश में ले जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है कि ड्रेन वेल्थ थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। इसके बाद जो है देखिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इसका जो गठन किया गया था 1885 में। किसके द्वारा किया गया था? तो एलन ऑक्टिवन ह्यूमे। एलन ऑक्टिवन ह्यूमे, इनको ए ओ ह्यूमे के नाम से भी जाना जाता है। पूरा नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, एग्जाम में पूरा नाम बहुत कम पूछता है। ए ओ ह्यूम के नाम से ही जाना जाता है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टिवन ह्यूमे। देखिए एलन ऑक्टिवन ह्यूमे जो थे वो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, मतलब आज का जो आईएएस होता है, आईपीएस होता है, तो ये भी उस पोस्ट पर रह चुके थे ब्रिटिशर्स के जमाने में। तो इनके द्वारा की गई फॉर्मेशन, और उस वक्त जो है भारत का वायसरॉय जो था वो था डफरिन। डफरिन ने ही संगठन जो थी कांग्रेस आईएनसी के नाम की, इसका जो है गठन करवाया था ए ओ ह्यूमे के द्वारा। क्यों करवाया गया था? तो देखिए क्योंकि आज़ादी में तो कांग्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टार्टिंग जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी। गरम दल के विभाजन से पहले नरम दल के ही लोग जो थे केवल यही थे कांग्रेस में। तो अब डफरिन तो ऐसी कोई संस्था क्यों बनवाएगा कि जो ब्रिटिशर्स के ही खिलाफ बोले? तो इसके पीछे कारण सीधा सा था कि कांग्रेस का गठन जो कराया गया था वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था कि भारत की जनता को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स को चाहिए थे आदमी। तो वो चाहते थे कि पढ़े लिखे 20-50 भारतीय लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाए, जिनको कि लोग जो है वैल्यू देते हो, जिनकी बातें सुनते हो, चलती हो जिनकी अपने लोगों में। तो वैसे 20-50 लोगों का इन्होंने संगठन बनाया था, जिससे कि ब्रिटिशर्स अपनी बातों को जो है भारतीय लोगों को आसानी से समझा सके। जो भी इनको काम करवाना था वो कांग्रेस के जो भी लीडर होंगे उनके द्वारा भारत के लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएंगे, और जैसे मर्जी वैसे शासन करेंगे भारत में। मतलब एक प्रकार से एक मीडिएटर के तौर पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब क्योंकि भारत के लोग देखेंगे कि ये हमारे भारतीय अपने लोग ही उनको बता रहे हैं, तो ये लोग तो सही बताएंगे, तो उनकी बात मान जाएंगे। तो यही कारण था कांग्रेस के फॉर्मेशन के पीछे। लेकिन बाद में क्या हुआ? सबसे बड़ी गलती साबित हुई। धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ा तो कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में कूद पड़ा, और अंत में जो है 1947 में ब्रिटिशर्स को भारत से हाथ धोना पड़ा। यहाँ से चल गए वापस अपना बुरिया बिस्तर समेट के, कहाँ? तो ब्रिटेन। तो आईएनसी की फॉर्मेशन जो है वो 1885 में हुई थी। डफरिन उस समय वायसराय था। ए ओ ह्यूमे जो है इसके द्वारा की गई थी भारत की में आईएनसी की स्थापना। पहला सेशन जो हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे बॉम्बे प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करती थी। वहां पर 1885 में ए ओ ह्यूमे द्वारा स्थापित कांग्रेस की पहली बैठक की गई थी, और उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश, पूरा नाम कम ही आता है, डब्ल्यू सी बनर्जी ही लिखा रहता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इनकी अध्यक्षता में पहला सेशन हुआ था कांग्रेस का। कहाँ पर? तो बॉम्बे में, डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में। इसके बाद जो है 72 लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये 72 कौन? तो वही पढ़े लिखे होशियार लोगों जो थे ब्रिटिशर्स की नज़र में, जिनको चाहते थे कि ये हमारे पपेट के तौर पर काम करे, उन्हीं लोगों का समूह था 72 लोगों का समूह, जिन्होंने अटेंड किया था पहली बैठक को। उसके बाद जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर आते हैं। वो जो थे पहले भारतीय थे जो कि स्टैंडिंग काउंसिल में एज अ वकील काम करते थे, मतलब बैरिस्टर के तौर पर काम करते थे। द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? जी सुब्रमण्यम के द्वारा। इसके साथ ही साथ स्वदेश मित्रन एक तमिल न्यूज़पेपर था, वो भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। इससे क्या करते थे? तो इससे क्रिटिसाइज किया करते थे ब्रिटिशर्स को, उनको जो है भर भर कर गालियां लिखा करते थे इसमें, और उनकी जो कूटनीतियां थी, जो उनका असली चेहरा था, वो लोगों के सामने लाने की कोशिश करते थे अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से। कौन? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। जिसमें से कि सबसे महत्वपूर्ण है ये द हिंदू। पूछा जाता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर किसके द्वारा शुरू किया गया था, या फिर इसके एडिटर या संस्थापक कौन थे? स्वदेश मित्रन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट द हिंदू है, क्योंकि ये आज भी चल रहा है। इसके बाद जो है मद्रास महाजनसभा के को फाउंडर भी थे। कौन? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। और
इसके बाद जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, जिनको कि इंडियन बर्क या फिर राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है, इन राष्ट्रगुरु की उपाधि दी गई थी, इनके द्वारा स्थापना की जाती है किसकी, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। इंडियन नेशनल एसोसिएशन क्या, तो एक प्रकार से कांग्रेस का ही एक विंग था, जिसको कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने फाउंड किया था या फिर स्थापित किया था। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी द बंगाली अखबार की भी शुरुआत करते हैं। इसके एडिटर कौन, तो बंगाली अखबार के एडिटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सारे जो नाम है अखबार के, न्यूज़पेपर के, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। द हिंदू आपको याद रखना है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, और द बंगाली न्यूज़पेपर ये किसके द्वारा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और साथ ही साथ इंडियन बुर्क किसको कहा जाता है, तो इंडियन बर्क कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, और इनको राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और हमने पढ़ा किसके बारे में, जी सुब्रमण्यम अय्यर, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं हम लोग मेथड जो थे मॉडरेट के। मॉडरेट जो हैं या फिर नरमपंथी जो थे, उनके तरीके क्या क्या थे, किन तरीकों के बल पर वो भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे, उस पर आइए कुछ बात कर देते। तो सबसे पहले जो है, ये लोग जो थे लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे, सत्य अहिंसा इनका जो है महत्वपूर्ण या और सबसे इम्पोर्टेंट हथियार था। ये लोग पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को फुलफिल करने में ज़्यादा यकीन रखते थे। सबसे पहले देखिए, मॉडरेट जो है, इन्होंने कभी भी शुरुआत में पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की थी। ये चाहते थे डोमिनियन स्टेटस। इनका मानना था कि राज ब्रिटिशर्स ही करे, अच्छा राज कर रहे हैं, ठीक ठाक है, आदमी ठीक है, लेकिन यही जो है बस भारतीयों को थोड़ा जो है इसमें और ज़्यादा इनको राइट देने की आवश्यकता है। थोड़ा हमको जो है सत्ता में भी ये लोग आना चाहते थे, तो चाहते थे कि राज ब्रिटिशर्स का ही हो, लेकिन कानून व्यवस्था में भारतीयों को जगह मिले और भारतीयों की स्थिति जो है वो थोड़ी सुधरे। कब मांग करते हैं ये लोग पूर्ण स्वराज की, तो जब भगत सिंह जेल में जाते हैं, सॉन्डर्स मर्डर मर्डर केस का उन पर जो है केस चलता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब गर्मपंथियों के समय के बारे में पढ़ेंगे, एक्सट्रीमिस्ट पे, उसमें हम पढ़ेंगे कैसे भगत सिंह ने कोर्ट में बम फोड़ा था, सॉन्डर्स को मार दिया था। क्यों मारा था, तो लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी स्कॉट के द्वारा। प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के विरोध में, वहीं लाठीचार्ज होता है और स्कॉट जो है उसके वो लाठी मार देता है लाला लाजपत राय के सर पर, और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी का बदला लेने गए थे भगत सिंह, मारने गए थे स्कॉट को, लेकिन वो वहां आया नहीं। सॉन्डर्स पहुंच गया वहां, तो सॉन्डर्स को मार दिया था भगत सिंह के द्वारा, मार दिया गया था, जिसके जो है केस में जिस सजा के तौर पर उनको फांसी दे दी गई थी। ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नरमपंथी के बाद जब गर्मपंथी पढ़ेंगे तब। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कब इन्होंने स्वराज की थी, तो भगत सिंह जो थे वो पहले थे जिन्होंने स्वराज की बात रखी थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो इसके बाद जो है नेहरू जो है कांग्रेस के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में डिमांड कर देते हैं पूर्ण स्वराज की। तो देखिए, सबसे पहला जो है मॉडरेट जो थे बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके में, पीसफुल प्रोटेस्ट में। ये लोग पिटीशन फाइल करते थे, मीटिंग करते थे, पैम्पलेट बंटवाते थे, मेमोरेंडम और डेलीगेशन करते थे अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। भूख हड़ताल हो गया, मीटिंग कर लिए, धरना प्रदर्शन, ये सब इनके द्वारा किया जाता था। जो मॉडरेट हैं, मॉडरेट्स जो थे, वो 3 पीस मॉडल पर भरोसा करते थे। अब 3 पीस मॉडल क्या क्या थे, तो प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट, ये इनके 3 महत्वपूर्ण हथियार थे, जो बहुत ज़्यादा तो कारगर साबित नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी इफेक्टिव थे। इसी के कारण जो है भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट की आधारशिला रखी गई थी। मतलब स्टार्टिंग फेज जो है इसकी नींव रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था मॉडरेट्स का। उसके बाद जो है इनकी जो इनका भरोसा था, इनकी जो श्रद्धा थी, ये अंग्रेजों के प्रति थी। ये लॉयल थे ब्रिटिश के जस्टिस सिस्टम के तहत। ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर रुक जाएं, यहाँ पर शासन करें, और ये उनके साथ जो है भारतीयों को लेकर चले। तो इनकी जो फेथ है, कंप्लीट फेथ थी ब्रिटिश लोग के साथ में, इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए इनके द्वारा किए गए आंदोलन सब। और साथ ही साथ अभी जो हमने बात की डोमिनियन स्टेटस की, डिमांड की गई थी इनके द्वारा शुरू में स्टार्टिंग फेज में, बाद में जो है पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी 1929 में साइमन कमीशन के बाद। फिर जो है अचीवमेंट जो थे मॉडरेट्स के, क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई थी, तो सबसे पहले जो है इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892 में। देखिए, मॉडरेट जो थे बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पर ये लोग नहीं कर पाए थे कुछ स्टार्टिंग फेज में। जब तक गरम दल नहीं आया था तब तक इनकी बात को बहुत ज़्यादा नहीं समझा जाता था। गरम दल के लोग आए, मारा पीटी शुरू हुई, कई ब्रिटिशर्स को उन्होंने सल्टा दिया,
ब्रिटिशर्स के बड़े बड़े अधिकारी की हत्या कर दी जाती थी, बम उम फोड़ देते थे कोर्ट में जाकर। तो उसके बाद कांग्रेस को जो है ज़्यादा वैल्यू मिलने लगी थी ब्रिटिशर्स को की तरफ से, क्योंकि ब्रिटिशर्स सोचते थे कि मॉडरेट तो उनके साथ है ये हैं, तो इनको जो है हम लोग ज़्यादा वैल्यू देंगे तो ये लोग गरम दल को दबाने में नरम दल के लोग जो है सहयोग करेंगे। लेकिन हो गया उल्टा, दोनों मिलकर ब्रिटिशर्स को सल्टा देते हैं और बैक टू पवेलियन भेज देते हैं। तो इसीलिए जो है 1892 में आता है पहला इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें कि जिसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है आईएनसी की भारत में। फिर जो है इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के आकार में बढ़ोतरी कर दी जाती है, मतलब साइज जो है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, और भारतीयों को उसमें पोस्ट दी जाती है, और गैर अधिकारी के अनुपात में भी को भी बढ़ाया जाता है। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीधे तरीके से भारतीयों की एंट्री होती है। फिर जो है भारत में राष्ट्रवाद के बीज को बोने के लिए जो है इनको सजा मिलती है, किसको, तो मॉडरिस्ट के जो बड़े बड़े लीडर थे उनको, और साथ ही इन्हीं के द्वारा जो है भारत में लिबर्टी, डेमोक्रेसी और इक्वेलिटी जो है इसका नारा दिया जाता है। ये कहाँ से लिए गए थे तीनों सब, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए थे। ये सब किसके काल में हो रहा है, किसके समय में हो रहा है, तो मॉडरेट फेज जो था उस समय होता है। और साथ ही साथ ड्रेन पॉलिसी, ड्रेन वेल्थ थ्योरी, जिसके बारे में हमने बात की, दादा भाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसका प्रकाशन किया गया, जिससे कि है भारत के लोगों को ब्रिटिशर्स का असली चेहरा सामने आया। पता चला कि ये लोग जो है काम करवाते हैं, पैसा देते हैं, वो सब नाटक है, असल में तो यहाँ का सारा जो धन दौलत है लूट के ले जा रहा है ब्रिटेन। फिर देखिए जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया था, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। पहला एक्ट था जब आया था भारत में, इसमें क्या क्या था, तो सबसे पहले जो था विधान परिषद का साइज जो है आकार बढ़ा दिया गया, ज़्यादा मेंबर ऐड किए गए, जिसमें भारतीयों को भी जगह मिलने लगी। तो सबसे पहले जो है केंद्रीय विधान परिषद, उसमें 10 लोग हुआ करते थे, उसको बढ़ाकर 16 कर दिया गया। बंगाल में 20 कर दिया गया विधान परिषद की सीटों को, मद्रास में 20 कर दिया गया, बॉम्बे में 8 बढ़ाया गया, और अवध में जो है 15 बढ़ा दिया गया। और नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस था, उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी किया तो राजस्थान वगैरह वाला जो क्षेत्र था, राजपूत लैंड, फिर मराठाओं का क्षेत्र, उस एरिया में जो है 15 कर दिया गया। क्या चीज, तो पार्लियामेंट का साइज, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की में जो सीटें थी उसको बढ़ाकर कर दी गई 15। उसके बाद देखिए और क्या क्या चीजें थी, तो बजट में जो है और सार्वजनिक हितों में सवाल पूछने का अधिकार दे दिया गया भारतीयों को, लेकिन 6 दिन पहले जो है नोटिस देना पड़ता था, पिटिशन भेजना पड़ता था। उसके बाद ही जो है सार्वजनिक हित और बजट मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति थी भारतीयों को। इसके अलावा उन पर ये था कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछ सकते हैं, केवल इसी से जुड़े मामलों पर ही सवाल जो आप कर सकते हैं। कौन, तो भारतीय। फिर विधान परिषद को नए कानून बनाने और राज्यपाल की अनुमति से पुराने कानूनों को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। अब ये तो सीधा ब्रिटिशर्स के पक्ष में था, क्योंकि विधान परिषद में राज्यपाल उस वक्त जो है गवर्नर तो ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, तो वो जब चाहे तभी पुराने कानून को हटा सकते थे और नया कानून कभी बना सकते थे। ये सब कुछ बातें थी 1892 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसकी। तो इस वीडियो में जो है हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज पढ़ेंगे। आज हमने बात कर ली किसके बारे में, तो मॉडरेट फेज के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको जो है अगले लेक्चर में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, और उसके बाद फिर आएगा गांधीयन फेज, और फिर जो अलग अलग आंदोलन हुए हैं उन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और फाइनली जो है उसके बाद हमारा हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई नया लेक्चर पढ़ेंगे, और बीच में एक दो टेस्ट भी कर लेंगे, जिससे जो है पिछला रिवीजन आपका हो सके। और इस वीडियो में जो है अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको ज़रूर कमेंट में लिखिए, जिससे कि जो है हमको भी ये जानने में आसानी पड़ेगी कि आप लोगों को कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही है और हमें कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगी, वो यहाँ पर दिया गया है लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया लिंक। साथ ही पुराने वीडियोस को जरूर देखें, तभी जो है आपकी तैयारी जो है एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम ईबी स्टडीज। थैंक यू।